मैं जैसे ही देवरा के कमरे में गई वो मोबाइल पर वो वाली फिल्म देख रहा था। मेरी तस्वीर एक हाथ में और दूसरे हाथ में अपना लेकर मैं जैसे एक लाश की तरह दुल्हन बनी हुई थी। मुझे शादी करके यहाँ से रुखसत करके ले जाया गया। मैं बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था कि जब मेरा शौहर मेरे करीब आएगा और मेरे साथ सब कुछ करेगा तो मैं किस तरह उसका सामना करूंगी, क्योंकि मैं अपने पुराने आशिक के साथ सब कुछ कर चुकी थी। मुझे दिल में बहुत डर लग रहा था कि मेरा शौहर ये सब कुछ जानकर मुझे तलाक ही ना दे दे, क्योंकि मैं अपना सब कुछ शादी से पहले ही खो चुकी थी और एहसान के साथ अपना सब कुछ लुट चुकी थी। जवानी के जोश में मुझे पता ही ना चला था कि मैं इसके साथ कितना आगे निकल चुकी थी। दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डर रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ दो मर्द और भी थे। मेरे चेहरे पर अभी घूंघट डाला हुआ था। उसकी सारी फैमिली कमरे में आ चुकी थी। वो बेड पर बैठा उसने मेरा घूंघट उठाया। वो मुझे बहुत शरीफ लड़की समझ रहा था, मगर मैं इसकी सोच से बहुत आगे थी। मैं वैसे तो इसके सामने घूंघट डाले और शर्मा के बैठी हुई थी, मगर मैं अपनी शर्मो हया पहले से खो चुकी थी। ये तो बस एक नाटक था जो मैं इसके सामने किए जा रही थी। सामने खड़े एक शख्स पर जैसी मेरी नजर पड़ी तो मेरी जैसे रूह लरस गई। मेरे शौहर के साथ ही एहसान खड़ा हुआ था, जो मेरा पुराना आशिक था, जिसके साथ में गुजर करती थी। एहसान को देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गई। मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे खौफ सताने लगा कि जो सब कुछ मेरे साथ गुजर चुका है तो मेरा शौहर तो जैसे मेरी जान ही ले लेगा। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरे हवास भी काबू से बाहर होने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जगमगा रही है, क्योंकि एहसान के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात रह चुके थे। मगर मैं इज्जत बचाने की खातिर चुपचाप बैठी रही। एहसान भी मुझे देखकर सख्ती की हालत में आ गया और फौरन ही वहां से चला गया। मैं अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि एहसान का मेरे शौहर के साथ क्या रिश्ता है। जब सब लोग चले गए तो मैंने अपने शौहर से पहला सवाल यही किया कि जो सामने काले लिबास में लड़का खड़ा हुआ था वो आपका क्या लगता है। उसने झट से जवाब दिया, वो मेरा छोटा भाई है। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं जिससे मोहब्बत करती थी, जिस पर जान वारती थी, अब वो मुझे भाभी बुलाने वाला था। अब वो मेरा देवरा बन चुका था। अगली सुबह सब नाश्ते पर आए। मुझे भी बुलवाया गया। सभी टेबल पर मौजूद थे, मगर एहसानिया कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। वो हर किसी से एहसान का पूछ रही थी। पता नहीं एहसान कहाँ चला गया। कल रात से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अम्मी ने मेरा फोन भी मेरे पर्स में डाल दिया था। जब मेरा शौहर बाहर किसी काम से गया तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया। मेरा फोन पर इन दिनों से लेकर आज तक एहसान के हजारों की तादाद में मैसेजेस थे। जब अम्मी ने मेरा रिश्ता तय करके मुझे मोबाइल छीन लिया था और मेरे भाई को दे दिया था कि अब ये मोबाइल तो तुम्हें शादी के बाद ही मिलेगा। इसी दौरान मैं एहसान को कुछ भी नहीं बता सकती थी कि उसकी और मेरी उस रात आखिरी मुलाकात थी। वो तो मेरे इश्क में पागल था, मगर मैं इससे अपने रिश्ते के बारे में कुछ बता नहीं सकती थी कि मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है। जिस लड़की को मैंने आज तक देखा भी नहीं था, उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। बस मेरी अम्मी ने मुझे इतना बताया था कि लड़का बाहर मुल्क में कमाता है तो मैं बहुत खुश रखेगा। पैसों से तो खेलोगी। जाहिर है बाहर वाले मुल्क में आने वाले कम थोड़ना कमाते हैं। सब कुछ लाकर तुम्हारे हाथों पर रख देगा। तुम बहुत खुश रहोगी। उन्होंने मेरी कोई मर्जी नहीं पूछी थी और मुझे मोबाइल भी छीन लिया था। फिर इतने दिनों बाद मेरी शादी हो गई। आज जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस थे कि मैं देखकर हैरान रह गई। सबसे पहला मैसेज जो एहसान का था मेरे मोबाइल पर वो ये था कि आज मेरे भाई का रिश्ता पक्का हुआ है। मेरे भाई की शादी होने वाली है। मैं अपने भाई की शादी पर हूँ। तुम कहाँ गुम हो? मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम भी शादी पर आना। ये सारे मैसेजेस देखकर जैसे मैं लरज ही गई थी। मैंने एक ससरी नजर सारे मैसेजेस पर डाली और एहसान को एक मैसेज किया। फिर तो मेरी सांस में जैसे बहाल हो गई। तकरीबन एक माह मेरे शौहर को छुट्टी मिली थी, फिर वो वापस चला गया। अब इस घर में सिर्फ एहसान की माँ, मैं और एहसान थे। एहसान पहले तो मुझसे बहुत ज्यादा खफा था, मगर बिल आखिर मैंने उसे मना ही लिया,
क्योंकि एहसान अब कब तक मुझसे खफा रह सकता था, क्योंकि वो तो अब मेरे वजूद का आदी हो चुका था और मैं उसके वजूद की आदी हो चुकी थी। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि हम एक दूसरे के बगैर रह सके। इसने हमें ऐसा मौका फराहम किया था कि हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे थे। मैंने इससे कह दिया था कि तुम्हारा भाई तो अक्सर यहाँ पर होता नहीं, हम अक्सर सारा वक्त गुजारेंगे। तो वो मेरी बात से कायल हो गया। उसकी माँ उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, मगर रिश्तों से इनकारी था, क्योंकि वो दिलो जान से मुझे मोहब्बत करता था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो मेरे बगैर किसी और के साथ अपनी शामें गुजारे। वो अपना वजूद मुझे सौंप चुका था। अब एहसान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। मैं एहसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। एहसान को फिल्में देखने का शुरू से ही बहुत शौक था। वो अक्सर फिल्में देखा करता था और मुझे भी बताया करता था। अब एहसान अक्सर अपने कमरे में रोमांटिक फिल्में चलाकर बहुत तेज आवाज से देता। वो अक्सर मुझे कहा करता था कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम रोजाना रात को रोमांटिक मूवी देखा करेंगे। मैं भी इसकी हाँ में हाँ मिला दिया करती थी, मगर अब मैं मजबूर थी, क्योंकि अब मैं उसकी बीवी नहीं थी, उसकी भाभी थी। मगर जब ऐसा रोमांटिक मूवी चलाता था तो उनकी बहुत तेज आवाज दे देता। मैं सुनकर मुस्कुराने लगती। एक दिन वो फिल्म लगाकर बैठा ही था। उसकी आवाज काफी तेज थी। उसकी माँ दवाइयाँ खाकर अक्सर मेरे सो जाया करती थी। मैं एहसान के कमरे में गई तो मेरी शादी की बड़ी सी तस्वीर अपने सामने रखकर बैठा हुआ था। अपने हाथ से उसको पकड़ा हुआ था और गिनती लगाने में मसरूफ था। ये देखकर तो मैं दंग रह गई और उसके कमरे में चली गई। जब मैंने इसको इस हालात में देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये मेरी है। मैंने इससे कहा कि पहले कौन सा मैं तुमसे छुपी हुई हूँ, अब तो किस्मत ने भी हमें एक अच्छा सा मौका फराहम किया है। तुम्हारा भाई भी नहीं है, तुम बचे हाथ के मुझ पर भी ये सब कुछ कर सकते हो। एहसान ने मुझ पर अपने पास बिठाकर खूब प्यार किया और ऐसे ही हमेशा की तरह वही सब कुछ किया जो आज तक करता रहा था। मुझे भी बहुत सुकून आने लगा और जब फिर एहसान थक गया तो उठकर मैं अपने कमरे में चली गई और एहसान को याद करके मुस्कुराने लगी। अब अक्सर ये ऐसा होने लगा कि एहसान को जब भी मौका मिलता है इस मौके से फायदा उठाते और फिर एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते। ये शुरू करते हुए एक अरसा गुजर चुका था। अब एहसान का भाई फिर छुट्टी पर आने वाला था। मैं उसके लिए तैयारियों में मसरूफ थी। एहसान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। एहसान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो मेरे साथ करता है अब मेरा शौहर मेरे साथ करने वाला था। मैं उसे बहुत समझा रही थी, मगर एहसान के दिमाग पर ये बहुत सवार हो गई थी। उसने सख्ती से अपने शौहर के पास जाने से मुझे मना कर दिया था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा भाई 1 माह ही तो रुकेगा, मैं उसके साथ बहाने बना लिया करूंगी, तुम फिक्र मत करो। एहसान ने कहा, उसके होते हुए भी तुम रोजाना रात को पहले मेरे पास आओगी, फिर इसके पास जाओगी। मैंने एहसान से वादा कर लिया कि मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर पहले तुम्हारे पास आऊंगी, फिर इसके बाद जाऊंगी। तो वो भी खुश हो गया। अब रोजाना ऐसे होने लगा, शौहर के पास जाने से पहले उनको खाना देने के बहाने मैं उसके कमरे में चली जाती। पहले सब कुछ मेरे साथ करता, बहुत सुकून मिलता। फिर मैं जब अपने शौहर के पास जाती तो बहुत थकी हुई होती। वो मुझे उसकी वजह पूछता है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों हो, तुम्हारी आंखों में भी बहुत खुमार छाया हुआ है। तो मैं उसे बहाना कर देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा दिन घर का काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, आप मुझे सोने दें। तो वो बहुत मायूस हो जाता। सुबह को जब ये सारी बातें मैं एहसान को बताती तो वो बहुत खुश होता, मेरे लिए बहुत सारे तोहफे और चीजें लाता। मैं अपने शोहर के नाम से इस घर में रह रही थी, मगर शोहर का फर्ज सिर्फ एहसान ही अदा कर रहा था।